हेलो गाइस, मैं पप्पू कुमावत मेरे यूट्यूब चैनल पीके केमिस्ट्री हब पर आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसको फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक हम यहां पे इसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने उसमें ठोस अवस्था होती क्या है और उसका वर्गीकरण यानी कि ठोसों के प्रकार के बारे में हमने स्टडी की थी। अब हम देखते हैं, अब इस वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, अब जब हम कोई भी वर्गीकरण देते हैं तो वर्गीकरण में उसका कोई न कोई आधार होता है। तो इसका आधार होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। मीन्स आवेवी कणों के मध्य कौन से अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित है और उसी के आधार पे हम यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करते हैं। और अंतराण्विक जो आकर्षण बल है वो आवेवी कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कौन किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? जैसा कण होगा, जैसे कण की प्रकृति होगी उसके अनुसार ही क्या होगा, अंतराण्विक आकर्षण बल होगा। अब इन अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें आयनिक ठोस, सेकेंड धात्विक ठोस, थर्ड सहसंयोजक ठोस जिसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, और लास्ट आता है इसमें आणविक ठोस। ये हो गए यहां से। अब यहां से हम इनकी जो प्रॉपर्टी है वो देखनी है, और साथ में आपको यहां से सबसे जो मोस्ट जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आते हैं यहां से कि आयनिक ठोस का प्रकार देके उसके उदाहरण पूछ सकता है, और उदाहरण से आयनिक ठोस का कौन सा प्रकार है, क्रिस्टलीय ठोसों का कौन सा प्रकार है उस पर देखते हैं। तो देखो यहां से आपको देखना क्या है, तो इसमें फर्स्ट आपको देखना है कि आवेवी कण कौन सा है और उस आवेवी कण की प्रकृति के आधार पे उन कणों के बीच में कौन सा अंतराण्विक आकर्षण बल है, और उसके बाद में कुछ सामान्य इनके गुणधर्म देखेंगे, और लास्ट में इनके देखेंगे उदाहरण जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आयनिक ठोस है, तो आयनिक ठोस के जब हम आवेवी कणों की बात करते हैं तो इसके आवेवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। और आयन कौन कौन से होते हैं? धनायन और ऋणायन। अब आप सभी को पता है कि धनायन व ऋणायन के मध्य जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, कौन सा बल होगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसे आप क्या कहते हो? आयनिक बल। ये मतलब क्या होगा कि जो आयनिक ठोस है उनके आवेवी कण कौन से होंगे? आयन होंगे, और आयनों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। अब आपको पता है कि आयनिक बंध जिनमें होते हैं उन्हें हम सामान्यतः क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। और एक्चुअल में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो होते हैं लवण। आयनिक यौगिक कौन से होंगे? लवण होंगे। अब यहां से आयनिक यौगिक लवण है, तो आपको पता है कि लवणों की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, गुणधर्म क्या क्या होंगे। तो आप सभी को पता है कि ये एक्चुअल में कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? भंगुर प्रकृति। कठोर का मतलब इसे दबा नहीं सकते, भंगुर का मतलब होता है कि जब हम किसी भी पदार्थ के ऊपर चोट मारते हैं तो वो बिखर जाता है। तो बिखरने की जो प्रकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? भंगुर प्रकृति कहते हैं। उसके बाद में आता है ये कि ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन गलित या विलयन अवस्था में ये विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। यानी कि ठोस अवस्था में जैसे अपन नमक लेते हैं, नमक में ठोस अवस्था में जब तक रहेगा इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन जैसे अपन इसका जलीय विलयन बना लेते हैं
तो इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो उसका एक उदाहरण लेते हैं कि आपने देखा होगा कहीं पे जो पुराने कुएं वगैरह हैं, उन कुएं वगैरह के पास एक रोड, एक वायर रहता है जो सर्किट से बंधा रहता है। तो इसको बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे में क्या करते हैं, इसमें कोयले वगैरह डाल देते हैं। कोयले वगैरह के साथ साथ इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद में इसमें एक लोहे की छड़ लगा देते हैं और इसको जो स्टार्टर वगैरह होता है या जो परिपथ होता है, एक तो मेन परिपथ का तार होगा और एक ये रहेगा। तो ये क्या करता है, परिपथ को पूर्ण कर देता है। तो ये विलयन का सूत्र। इसके अलावा दूसरा यदि हम एग्जांपल ले तो NaCl का जो जलीय विलयन होता है, NaCl विलयन, जलीय विलयन, उससे हम क्या कहते हैं, ब्राइन विलयन। NaCl के जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन विलयन कहते हैं। तो ब्राइन विलयन का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो एनोड पे क्लोरीन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। साथ में जो विलयन है, विलयन में NaOH का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो योग है यहाँ से, इसमें आयनिक जो यौगिक है उनके गुणधर्मों के प्रकृति क्या रहेगी, इनकी कठोर व भंगुर होगी। ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या विलयन अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। उसके बाद में इनका जो इनमें गलनांक व क्वथनांक, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, गलनांक होंगे, वो क्या होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जितने भी बंध होते हैं उनमें सबसे प्रबलतम बंध कौन सा होता है, आयनिक बंध होता है। और आयनिक बंध प्रबल होने के कारण इनके गलनांक है वो उच्चतम होते हैं। अब इसके बाद में आता है इनके उदाहरण की। तो जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो जितने भी लवण है उन लवणों में आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, CuSO4, ये सब के सब कह रहे हैं कोई सा भी लवण है, आप उसका एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। एक और बात ध्यान रखना, NaCl है, इसके लिए सीधा आता है रोक साल्ट, यानी कि रोक साल्ट का जो सूत्र है वो क्या होता है, तो रोक साल्ट का सूत्र क्या रहेगा, NaCl। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रोक साल्ट ठोस का कौन सा प्रकार है, तो कौन सा प्रकार रहेगा, आयनिक ठोस रहेगा। अब एक और रोक साल्ट है, एक अब बात करते हैं जो साधारण नमक है, उसका जो सूत्र रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, वो भी NaCl रहेगा। और रोक साल्ट को एक्चुअल में हम कहते हैं सेंधा नमक। रोक साल्ट का मतलब क्या होता है, सेंधा नमक। तो ये तो हो गया आपके कौन से आयनिक ठोस। अब बात करते हैं धात्विक ठोस। तो जब हम धात्विक ठोस की बात करते हैं धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस है तो इनकी जो अवयवी कण होगी वो क्या रहेगी, धातु होगी। अवयवी कण कौन सी रहेगी, धातु होगी। और धातुओं के मध्य हमेशा धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। और जब अपन इसकी क्रिस्टल संरचना देखते हैं तो क्रिस्टल संरचना में हमें ऐसे लगता है कि जो धातुएं हैं प्लस यानी कि इसका नाभिक है, तो धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबी हुई या तैरती हुई नजर आती है। ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि जब बोर के अनुसार मॉडल देखते हैं तो नाभिक रहेगा, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षक रहेंगे और इन कक्षकों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे तो यदि अपन इसको कंप्लीट को यदि एक संरचना माने तो जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिखरी हुई अवस्था में रहेंगे और बिखरी हुई अवस्था में होने के कारण ये धातुएं होती है वो ऐसे लगता है जैसे किसी समुद्र में जो धातुएं हैं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरी हुई है। अब इसके बाद में आता है इनके गुणधर्म। जब हम इनके गुणधर्म की बात करते हैं तो गुणधर्म में सबसे पहले आता है धातुओं के गुणधर्म। देख लो तो धातुओं में पहला गुणधर्म कौन सा होता है, इनमें तन्यता
व आघात वर्धनीयता तक का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है, तन्यता का मतलब क्या रहेगा कि अपन किसी भी धातु को खींच के तार रूपी संरचना में बदल देते हैं तो वह गुण कौन सा कहलाता है, तन्यता कहलाता है। और उसके बाद में आता है आघात वर्धनीयता। आघात यानी चोट, यानी कि किसी भी धातु को चोट मारने पे वो चद्दरनुमा संरचना में बदल जाती है। तो ये दोनों के दोनों गुण है। ध्यान रखना सर्वाधिक ये गुण किसमें पाया जाता है, गोल्ड या सोने में पाया जाता है। उसके बाद में धातुएं विद्युत की कैसी होती है, सुचालक होती है। इनके जो गलनांक होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, वो हमेशा क्या रहेंगे, उच्च होंगे, क्या रहेंगे, हमेशा उच्च होंगे। अब इनके जब अपन उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण करने पे आप कोई सी भी धातु का उदाहरण ले सकते हो। जैसे मैं लेता हूं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, टंगस्टन एक्सेट्रा, कोई सा भी, इनमें हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया धात्विक ठोस हो गया। तो मेनली आपको ध्यान में क्या रखना है कि ठोस का कौन सा प्रकार है और उनके उदाहरण क्या है, रहेगा इतने। अब बात करते हैं इसमें जो थर्ड आपके है वो रहेगा इसमें सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। थर्ड है सहसंयोजक ठोस, जिसे आप नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि सहसंयोजक ठोसों को हम नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं। नेटवर्क का मीन्स क्या रहता है कि एक से बहुत सी कड़ी जुड़ी हुई रहती है, चेन रूपी संरचना होती है। तो उसका मेनली कारण होता है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और श्रृंखलन का गुण पाए जाने के कारण कार्बन है वो अन्य कार्बन से जुड़कर संरचना या चेन, ओपन चेन, क्लोज चेन, ब्रांच या शाखाओं के रूप में ये लगातार बढ़ता जाता है। इसी कारण इसको हम सहसंयोजक ठोस को क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब यहां से आता है सबसे पहले इसमें जो अवयवी कण होगा वो इसका अवयवी कण क्या रहेगा, अधात्विक परमाणु। अवयवी कण क्या रहेगा इसका, अधात्विक परमाणु। धात्विक परमाणु यानी धातु होगी वो तो धात्विक ठोस में होगी, और अधात्विक परमाणु है। आप इसमें कई जगह आपको ओनली परमाणु लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन परमाणु भी तो होते हैं, धात्विक व अधात्विक। तो अधात्विक परमाणु होगा वो कौन सा रहेगा, सहसंयोजक ठोस रहेगा। आप इसमें केवल परमाणु शब्द भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद में इनके बीच में कौन सा बंध रहेगा, सहसंयोजक बंध। और एक्चुअल में जो ठोस का नाम है वो क्या रहेगा, बंध का नाम रहेगा। सहसंयोजक क्या रहता है, आबंध होता है। अब इनके जब हम गुणों की बात करते हैं तो ये सामान्यतः क्या होंगे, द्रव व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं, और दिशात्मक होने के कारण इनके जो गलनांक है वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। दिशात्मक का मतलब क्या होगा, तो दिशात्मक का मतलब होता है जिससे अपन हाइड्रोजन की बात करें, और सहसंयोजक बंध बनते हैं समान साझेदारी के द्वारा। तो हाइड्रोजन उसके पास भी सहयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी सहसंयोजी कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ये दोनों बंध कब बनाएंगे, जब ये एक दूसरे के सामने है। और जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे साझेदारी कर लेंगे, और साझेदारी कर लेंगे तो इनके बीच में कौन से बंध का निर्माण हो जाएगा, सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। अब इसके बजाय ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाए, ये और कोई सी दिशा में जाए, तो इनके बीच में कोई भी आकर्षण बल अनुपस्थित होने के कारण ये बंध बनाने में वो भाग नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध का निर्माण कब होगा, जो बंध बनाने में परमाणु इन्वॉल्व है उनका एक दूसरे के सामने आना कंपल्सरी है। तो इनके बंध के सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं, और दिशात्मक होने के कारण इनके गलनांक क्या रहेंगे, उच्च होंगे।
अब उसके बाद में बात करते हैं इसमें जो यहां से इसमें आपके दे रखे इसके उदाहरण, एक उदाहरण तो दे रखा है इसमें डायमंड, हीरा, और सेकंड दे रखा है इसमें ग्रेफाइट। मैं यहां पे ले लेता हूं सेकंड ग्रेफाइट। हीरे की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ चतुष्फल की ज्यामिति, ये इसकी कौन सी ज्यामिति है? चतुष्फल की ज्यामिति है। ये कार्बन परमाणु एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये रहा। तो आप क्या करते हैं, एक के बाद फिर ये जो 4 के साथ जुड़ेगा, ये फिर 4 के साथ जुड़ेगा। तो जो चतुष्फल की ज्यामिति होती है वो होती है 3D, त्रिविमीय संरचना होती है। तो त्रिविमीय संरचना को हम बोर्ड पे बना नहीं सकते क्योंकि बोर्ड कैसा होता है? द्विविमीय। तो इसको थोड़ा बहुत क्या किया जाता है? रूपांतरित किया जाता है। तो जब अपन इसकी संरचना को देखते हैं तो देखो यहाँ संरचना में क्या होगा, आपको क्या करना है? षटकोण बनाना है। तीन षटकोण एक ही परिमाप, एक जैसी, ये हो गया यहां से। अब ये है इसका आगे, फिर आगे ये बढ़ता रहेगा। हो जाएगा इतने। अब इसके बाद में करना क्या आपको, इसमें दूसरे वाले को बनाने के लिए, इसके पीछे वाले को बनाने के लिए इन दोनों के बीच में एक बिंदु, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच, यानी कि आप यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है? षटकोण बनाना है। तो ये यहां से ये हो गया षटकोण। इसको इससे मिला दो, यहां से ऐसे निकाल दो, इनको यहां से, इसको यहां से, ये यहां फ्री हो जाएगा, एक यहां फ्री हो जाएगा, इनको वो यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, ये फ्री और ये फ्री। तो देखो यहां से ऐसा लग। अब देखो यहाँ पे ठोस अवस्था, ये जो चैप्टर है इसमें इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा, यानी कि माइंड में है, वो इनकी तस्वीर बननी कंपलसरी है। जो हमें जिसको देखना केवल उसी को देखना, कंप्लीट संरचना को हम नहीं देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब ब्लैक को देख, ब्लैक के बाद जैसे रेड पे डालते हैं नजर, तो ये ऐसा लगता है कि इसकी ये पीछे बनी हुई है। अब डार्क होने का नहीं बनती, लेकिन जब अपन इसको डैश कर लेते हैं ऐसे, तो आपको इजीली क्या आ जाती है, समझ में आ जाती है कि ये इसके पीछे बनी हुई है। हो जाएगा इतना है। तो ये इसकी संरचना हो गई। ये जो बंद लंबाई होती है, ये होती है एकल बंद कार्बन एकल बंद की लंबाई होती है 154 पिकोमीटर। कितनी लंबाई रहेगी? 154 पिकोमीटर। अब इसके हम गुणधर्म की बात करते हैं। तो फर्स्ट गुणधर्म क्या होगा कि इनकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति कौन सी होगी इसकी? चतुष्फल की, जिसको हम शॉर्ट में TD लिखते हैं। चतुष्फल की ज्यामिति है, और चतुष्फल की ज्यामिति में ये त्रिविमीय विन्यास में क्या होता है? संयोजित होते हैं। ये त्रिविमीय, इनका विन्यास कैसा होता है? त्रिविमीय विन्यास होता है। और त्रिविमीय विन्यास होने के कारण ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम कठोर पदार्थ है। सब प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वोत्तम, प्रबलतम ना बोलकर हम बोल सकते हैं सर्वोत्तम कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता। और उसका मेन कारण क्या होता है? त्रिविमीय व्यवस्था। उसके बाद में दूसरा आता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनुपस्थित। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण ये विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी जो चमक होती है वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चमक किसके कारण होती है? इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि अंधेरे में भी चमकता है। फिर इसका जब अपन ये उदाहरण यूज की बात करते हैं तो ये मेनली कांच या ग्लास को काटने में काम में लेते हैं, यानी कि जो बहुरत्न होते हैं वो
बहुमूल्य जो रत्न होते हैं उनके लिए हम इनको काटने में काम में लेते हैं। ये हो गए आपके डायमंड की संरचना। अब बात करते हैं ग्रेफाइट। तो देखो यहां से इसमें तो क्या होता है कि एक है वो 4 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। ग्रेफाइट में क्या होगा कि एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेंगे। अब 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ के ये कौन सी संरचना बनाते हैं? वलय संरचना। वलय संरचना बनाते हैं। तो इसमें क्या रहेगी, इसकी थ्योरी क्या रहेगी कि ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ षटकोणीय वलय संरचना में जुड़कर परतीय संरचना बनाता है। और परतीय संरचना कौन सी होती है? द्विविमीय संरचना होती है। और इसी द्विविमीय संरचना के कारण जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है? मुलायम होता है, यानी कि उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? तोड़ वगैरह सकते हैं। अब उसके बाद में आता है कि ये परतीय संरचना है तो परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती है। और आसानी से फिसल सकती है तो इसी आसानी से फिसलन प्रकृति के कारण ये कैसा होता है? चिकना होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? चिकना होता है। जैसे देखा होगा पेंसिल की जो रूल होती है जो लिखने के लिए काम में आती है, उसको स्पर्श करते हैं तो चिकनाहट महसूस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि यहाँ पे प्रत्येक जो कॉर्नर एक कार्बन को शो करेगा। तो जो 1 2 3 एक कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन तो बंधित अवस्था में, लेकिन प्रत्येक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? अभी भी फ्री है। और इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है। विद्युत का कैसा रहेगा? ये सुचालक होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इनकी जो अंतःपरतीय दूरी होती है वो रहेगी 340 पिकोमीटर और जो बंध लंबाई होती है वो 141.5 पिकोमीटर होती है। तो ये हो गया ग्रेफाइट। अब इसका जब अपन यूज करते हैं, उपयोग क्या रहेगा इसका? एक तो पेंसिल बनाने में, इसके अलावा नाभिकीय भट्टी में और सेल में। जो सेल होगा पेंसिल सेल जो अपन घड़ी वगैरह में डालते हैं तो उनको आपने खोल के देखा होगा कि उसमें काली सी रोड होती है सेंटर में, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और इसी के कारण वो यूज क्यों करते हैं? इसकी सुचालक। तो ध्यान रखना कि जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं, सहसंयोजक यौगिक सबके सब क्या रहेंगे? विद्युत के और उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद क्या रहेगा? ग्रेफाइट हमेशा विद्युत और उष्मा का कैसा होता है? सुचालक होता है। रहेगा इतना ही। तो ये हो गया आपके सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस, जिसमें धात्विक परमाणु के अवयवी कण होते हैं और इन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। ये मेनली कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव व ठोस अवस्था में होता है। और इन सहसंयोजक बंध की प्रकृति दिशात्मक होने के कारण इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। फिर उदाहरण दे रखा है एक हीरा और ग्रेफाइट। हीरा होता है त्रिविमीय संरचना और ग्रेफाइट होती है इसकी द्विविमीय संरचना। ये विद्युत का कुचालक होता है और ये कैसा रहेगा? सुचालक होगा। ये कठोर होगा, ये कैसा होगा? मुलायम होगा। तो ये क्या होगा? इसके गुणधर्म हो गए। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट जो लास्ट है आपके आणविक ठोस। फोर्थ आ जाता है आणविक ठोस। अब देखो
आणविक ठोस है उसका अवयवी कण क्या रहेगा, अणु होगा। अवयवी कण क्या रहेगा, इसका अणु होगा। अब जब अणु है तो अणु की भी प्रकृति अलग अलग होती है। अणु ध्रुवीय भी हो सकता है और अध्रुवीय भी हो सकता है। तो अणु की प्रकृति के आधार पे इन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा इसमें ध्रुवीय आणविक ठोस, और थर्ड आ जाता है इसमें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तीन हो जाएंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और लास्ट आ जाता है इसमें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि इसका अवयवी कण क्या रहेगा, अध्रुवीय अणु होगा। अध्रुवीय अणु, और अध्रुवीय अणु के मध्य कौन सा आकर्षण बल होता है, ये होता है इसमें ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन सा होता है इसमें, ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होता है, और इसी को हम बोलते हैं प्रकीर्णन बल। प्रकीर्णन बल भी बोलते हैं, और इसी को हम लंडन बल भी कहते हैं, जो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है। सबसे दुर्बलतम बल कौन सा होता है, ताक्षणिक या प्रकीर्णन बल होता है, और सबसे प्रबलतम होता है आयनिक। अब इनकी जब हम बात करते हैं ये बल दुर्बलतम है, तो ये सामान्यतः गैस अवस्था और धारा अवस्था में उपस्थित होते हैं। इनके गलनांक और जो क्वथनांक है निम्न होंगे। गलनांक और क्वथनांक क्या रहेंगे, इनके निम्न होंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखना है सबसे, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। एक आता है ड्राई आइस, जिसे हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, और ये कहते हैं किसे है, ठोस CO2। ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो ये हो जाएगा। एक ध्यान रखना यहाँ पे आइस आता है, तो आगे इसमें देखेंगे तो जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। फिर आ जाता है द्विपरमाणु गैस, द्विपरमाणुविक गैस, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, द्विपरमाणु अणु बोल सकते हैं। ये आ जाएगा इसमें फ्लोरीन। ये सब इसी के एग्जाम्पल है। तो इधर सबसे मोस्ट जो एग्जाम्पल है ये, एक बार जो क्वेश्चन आया हुआ हाइड्रोजन से आया हुआ है कि हाइड्रोजन कौन से ठोस का प्रकार है, तो कौन सा रहेगा इसका आणविक। इसके लिए लिखना आपको अध्रुवीय आणविक ठोस। फिर आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। जब हम ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करते हैं तो इसका अवयवी कण क्या रहेगा, ध्रुवीय अणु होगा। अवयवी कण क्या रहेगा, ध्रुवीय अणु रहेगा, और ध्रुवीय अणु के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। कौन सा बल रहेगा, द्विध्रुव। क्योंकि ध्रुवीय होगा तो इसका एक सिरा प्लस होगा और एक सिरा माइनस होगा, तो दूसरे वाले के प्लस और माइनस विपरीत आवेश है, उनके बीच में कौन सा बल होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होता है। अब इसके बाद में ये बल है थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रबल होता है, तो इनके जो गलनांक है और क्वथनांक है वो क्या होते हैं, इनके कंपैरिजन में हम यहाँ पे लिखते हैं अपेक्षाकृत उच्च। इसके बाद में इनके मेनली कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, गैस व द्रव अवस्था में उपस्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना आपको, वो एग्जाम्पल क्या रहेगा इसमें, ठोस
एस लगा दो, या तो हिंदी में लिख दो ठोस SO2 या SO2S हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा इसमें हम NH3 है वो इसमें भी इंक्लूड होता है और इसमें भी इंक्लूड होता है। ये हो जाएंगे यहाँ से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हो जाएंगे। अब उसके बाद में आता है इसके अलावा इसमें हम एग्जाम्पल है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक विलायक है, वो भी जैसे CCl4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, जो सब के सब अध्रुवीय अणु होंगे वो सब इसी में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन बंधित, इनका जो अवयवी कण होगा वो कौन सा होगा, ध्रुवीय अणु होगा। अवयवी कण क्या रहेगा, ध्रुवीय होगा, इसका भी ध्रुवीय होगा और इसका भी क्या रहेगा, ध्रुवीय होगा। लेकिन एक विशेष शर्त होती है इसमें कि ये क्या बनाते हैं, इनमें हाइड्रोजन बंध, इनमें कौन सा होता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है इनमें। और ये बंध इनके कंपैरिजन में उच्च होने के कारण या प्रबल होने के कारण इनके जो गलनांक और जो क्वैंतनांक है वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। ये सामान्यतः वाष्पशील द्रव्य या ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं, वाष्पशील द्रव्य या ठोस, यानी कि इनमें वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो रहेगा आइस, यानी कि बर्फ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, H2OS। तो ध्यान रखना कि CO2S है वो तो किसका रहेगा, अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण। आइस, ड्राई आइस तो रहेगा इसका अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण, और जो ध्रुवीय का कौन सा रहेगा, ओनली आइस रहेगा। इसके अलावा जो HF है वो भी इसका रहेगा, और NH3 है इसको हम इसमें भी इंक्लूड मिले, आपको कई बुक्स में इसमें मिलेगा और इसमें मिलेगा, आप दोनों में रख सकते हो, लेकिन मेनली ध्यान रखना हाइड्रोजन बंधित में आपको रखना है। तो ये हो गए आपके क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो यहाँ पे यहाँ तक आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ठोसों का वर्गीकरण यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब इनमें जो करवाए उनमें यदि आपको किसी को कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और नए वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब जो पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिसके कारण जैसे कोई नया वीडियो आपको अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जाए। आप जितना ज्यादा इसको शेयर करोगे उतना ही मैं यहाँ से उतने ही ज्यादा मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा।